नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी। और हमारे साथ झारखंड डायरी में झारखंड को लेकर चर्चा करने के लिए हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार जी। अपना भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं और झारखंड की धड़कन को समझते हैं, झारखंड में ही रहते हैं। और देखिए, झारखंड में इन दिनों किसकी चर्चा हो रही है? चर्चा हो रही है हेमंत सोरेन की। बीजेपी की लुटिया तो डूब गई, लेकिन हेमंत सोरेन की चर्चा के समानांतर यदि किसी एक शख्स की चर्चा हो रही है तो वह चर्चा है 29 साल के जयराम महतो की, जिसने वो करके दिखाया है जो अभूतपूर्व है। और संघर्ष का मादा किसी लड़के में, किसी नए उभरते राजनीतिज्ञ में किस तरीके से देखा पढ़ा जा सकता है, इसका उदाहरण है जयराम महतो। जयराम महतो पर हमने कल भी चर्चा की थी झारखंड की बात में अजीत द्विवेदी के साथ, लेकिन मुझे पता है कि आनंद कुमार जी झारखंड में ही रहते हैं और जयराम महतो के पूरे परिचय को, पूरे संघर्ष को करीब से जानते हैं। और हम आनंद जी से जानना चाहेंगे जयराम महतो की अनकही कहानियों के बारे में। कहां से शुरुआत हुई, कहां झटका लगा, फिर कैसे उठे, कहां गिरे, कहां उठे। तो आनंद जी, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज पर आपका विशेष कार्यक्रम झारखंड डायरी में। जयराम महतो, क्या कहानी है, असली कहानी देश भर के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि झारखंड के बारे में रांची में चर्चा होती है, झारखंड के लोगों में चर्चा होती है, लेकिन देश दुनिया में चर्चा कम होती है। आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर ने एक भी सीट नहीं जीती उपचुनाव में, लेकिन पूरे देश दुनिया में डंका बज रहा है। लेकिन जयराम महतो जिसने हिला दिया, उसकी कहानी क्या है? आनंद जी, आपकी जुबानी हम जानना चाहते हैं। कौन है ये जयराम महतो? कहां से इनका संघर्ष शुरू हुआ? कैसा है परिवार? किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां हैं? कहां से आता है पैसा और आगे क्या है प्लान? आनंद जी। जी, धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, और मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। जयराम महतो की बात हो रही है, अब नेशनल मीडिया में भी हो रही है। अभी हेमंत सोरेन की जीत की जितनी चर्चा है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भाजपा जो चुनाव के पहले इतनी आक्रामक दिखाई दे रही थी और लग रहा था कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, लेकिन ये मुकाबला एक तरफा हो गया और 2/3 से ज्यादा बहुमत से हेमंत सोरेन सत्ता में वापस आ गए। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सरकार बहुमत की चल रही थी और उससे ज्यादा बहुमत लेकर पहली बार दूसरी बार आ गई सत्ता में। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो जयराम महतो इसका कारण बताए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल इनकी यात्रा को आप देखेंगे तो ये 2021 या 2022 से चर्चा में, या 2022 के शुरुआती समय से, और 2024 बस 2 साल का सफर है। जी जी, जी। ये 2 साल मतलब 2022 का की जनवरी के महीने से आप देखिए 2024 का ये दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना चल रहा है। इतने ही दिन लगे जयराम महतो को उभार में और उनको आज के जयराम महतो बनने में। और 2-3 जगह उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर है इस चुनाव में, और करीब कई जगह 7-8 जगह वो तीसरे नंबर पर रहे। 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14.4 के आसपास उनका जो है ये क्या कहते हैं उसको, वोट शेयर है। तो यानी 14%। हाँ, यानी जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस के बाद ये सबसे बड़ा वोट शेयर है जो दिखाई दे रहा है। उनको भले एक मिली है, लेकिन जयराम महतो की कहानी शुरू होती है, पारसनाथ का एक पहाड़ है जिसको पार्श्वनाथ भी कहते हैं, और जैन समुदाय के लिए बड़ा ये पवित्र जगह है। यहाँ 24 में से 21 तीर्थंकरों ने समाधि ली है, तो सदियों से ये जैनियों के लिए एक बड़ा पवित्र स्थल रहा है। उसकी तलहटी में बसा है एक गांव जिसका नाम है मानटा। धनबाद जिले के तोपचांची ब्लॉक में पड़ता है और विधानसभा क्षेत्र है टुंडी। इसी मानटाड़ गांव में टाइगर जगन्नाथ महतो का जन्म हुआ। टाइगर वे अपने आप को कहते हैं, और चूंकि वो कहते हैं खुद की क्रिकेट में खेलता था, फुटबॉल खेलता था और बहुत फुर्तीला था, तो इस फुर्ती के कारण, चीते जैसी जो फुर्ती थी, इसके कारण उनको लोग टाइगर कहने लगे और ये अब उनका फेमस उपनाम हो गया है। तो वहां उनका परिवार रहता है। उनके पिता झारखंड आंदोलन में थे और उस समय झारखंड आंदोलन की धूम थी। आप जानते हैं धनबाद में ही
शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और कॉमरेड ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी थी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा प्रबल वहां पर असर था और बहुत भूमि थी आंदोलन की। तो जगन्नाथ टाइगर जयराम महतो के पिता भी वहां पर उनके साथ शामिल थे आंदोलन में। और अभी जो टुंडी की विधायक है मथुरा महतो, या जो डुमरी जहां से जगन्नाथ महतो जीते हैं, वहां से पहले विधायक होते थे जगन्नाथ महतो, वो भी टाइगर के नाम से प्रसिद्ध थे। झारखंड की सरकार में मंत्री थे, कोरोना में उनका निधन हो गया। तो इन लोगों से जयराम महतो के पिता की दोस्ती थी, इन लोगों का घर आना जाना था। तो जब जयराम महतो काफी छोटे थे तो उनके पिता का निधन हो गया। वो भी झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। और उसके बाद उनके परिवार में उनका एक छोटा भाई है, जयराम महतो खुद है, उनकी माँ है, उनकी दादी है, बस ये 4 लोगों का परिवार है। कुर्मी महतो जैसा हम लोग सब जानते हैं कृषक परिवार होता है, आजीविका का मुख्य साधन खेती है। तो जयराम महतो का परिवार भी खेती बाड़ी करता था और उनसे जीवन यापन होता था, लेकिन पढ़ने की काफी ललक थी। तो प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने मानटाड़ के अपने गांव में ली और उसके बाद चूंकि बगल में धनबाद है तो धनबाद में उन्होंने कॉलेज किया और अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने पीजी किया, मास्टर्स किया है। और साहित्य में जी, और वे अभी स्कॉलर, अभी पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। यानी वो राजनीति में आने से पहले उन्होंने पीएचडी में दाखिला भी ले लिया था। तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और जब वो एमए की परीक्षा पास करके अपने गांव में थे तो एक दिन उन्होंने देखा कि नदी के किनारे कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, स्कूल का समय था। तो उन बच्चों को पकड़कर वो स्कूल ले गए कि देखिए आपके स्कूल के बच्चे हैं और पढ़ाई के समय ये बाहर खेल रहे हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि गांव का स्कूल था, तो प्रिंसिपल पहचानते थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए टीचर हमारे पास नहीं है तो खाली समय में बच्चे क्या करेंगे, तो इधर उधर खेलने चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने अभी अभी एमए पास किया है, तो आप इन बच्चों को पढ़ा दीजिए जब तक आपका कहीं नौकरी वगैरह नहीं लग जाती। जी, तो 4 साल तक वहां उन्होंने पढ़ाया, बच्चों को फ्री में पढ़ाया। और उसके बाद ये 24 दिसंबर 2021 का साल था, दिन था 24 दिसंबर 2021 को हेमंत सोरेन की सरकार ने एक नियोजन नीति पास किया और उसमें स्थानीय भाषाओं की एक सूची निकाली कि ये भाषाओं को झारखंड की स्थानीय भाषा माना जाएगा। और इसमें भोजपुरी भी थी, इसमें अंगिका भी थी कुछ जगहों पर, और कहीं कहीं मगही भी थी। अच्छा। तो सरकारी नियुक्ति परीक्षाओं में जैसे लातेहार में मगही, पलामू गढ़वा में मगही और भोजपुरी, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और देवघर में अंगिका, और बोकारो और धनबाद जिलों में भोजपुरी और मगही को कहा गया कि ये भी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल होगी। अब चूंकि जयराम महतो धनबाद जिले के रहने वाले थे तो इसके खिलाफ एक बड़ा व्यापक आंदोलन, जैसे डोमिसाइल के समय 2000 में हुआ था कि झारखंड 2 भागों में बट गया था, झारखंड के अंदर के रहने वाले मूल निवासी और बिहार से जो आए हुए हैं बाहर से आए, बस इसी तरह से हुआ। कुछ लोगों ने स्वागत किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। विरोध की लहर काफी फैल गई और खास करके हजारीबाग, बोकारो, धनबाद जैसी जगहों पर व्यापक छात्रों के प्रदर्शन होने लगे कि ये बिहार की भाषाएं हैं, इनको झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटाया जाए। बिल्कुल। इसी आंदोलन से जयराम महतो का नाम चमका। बहुत सारे छात्र नेता थे आंदोलन में, लेकिन जयराम महतो ने बड़ी लंबी मानव श्रृंखला बनाई और उसके बाद उनको जो उनका जो तेवर था, उनका जो आक्रामक अंदाज था बोलने का, जो भाषा शैली थी, उसने युवाओं को आकर्षित किया और उसने स्थानीय यूट्यूब चैनलों को और मीडिया चैनलों को भी आकर्षित किया। और उनकी बातें जब सोशल मीडिया पर आने लगी तो उनके फॉलोअर बढ़ने लगे और देखते देखते साल भर के अंदर लाखों उनके फॉलोअर हो गए। उनके बारे में जो भी वीडियो बनता था वो लाखों में उसका व्यूअरशिप चला जाता था। तो जयराम महतो ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और उनको लगा कि अब आगे बढ़ने के लिए रास्ता बढ़िया है। उसके बाद उन्होंने छात्र आंदोलन से आगे बढ़ना शुरू किया और झारखंड की स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। पलायन, विस्थापन, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ की नौकरियां कब्जा कर ले रहे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, ये सब मुद्दे जो झारखंड आंदोलन के समय नेता बोला करते थे, लेकिन इन 20-25 सालों में उन मुद्दों को उठाने वाला कोई था नहीं। तो जयराम महतो ने उस गैप को भरा और खास करके अपने समुदाय में जो कुर्मी महतो समाज है, उस समाज में गहरी पैठ बनाई और खास करके युवा वर्ग तो उनका एक तरह से लगभग दीवाना है आज की तारीख में। तो उसके बाद उन्होंने एक अपना संगठन बनाया। पहले तो छात्र आंदोलन अलग अलग गुटों में थे, अलग अलग नेता थे,
उसके बाद उन्होंने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम था झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, अच्छा। JBK ऐसे उसका नाम था। उस 1 साल तक उसके बैनर तले उन्होंने अपना संगठन बनाया। उसके बाद उन्होंने उसको राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। इस बीच में 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया, तो जयराम महतो ने खुद लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और उनके कई साथी संगी भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि पार्टी रजिस्टर्ड है, मुझे ये जानकारी है आनंद जी कि देखिए शुरुआत के संघर्ष के कई साथी जो जयराम महतो के साथ थे वे बाद में विद्रोही हो गए, अलग हो गए। वह जयराम महतो के खिलाफ लड़े भी, लेकिन जयराम महतो आगे बढ़ते चले गए और जो साथी उन्हें छोड़ गए वह खत्म होते चले गए। क्या यह भी सच है? नहीं, ये भी सच है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कई नाम हैं, लेकिन जो लोग उनके साथ रहे अभी भी उनके साथ हैं, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी थे या फिर जिनकी वैचारिकता जयराम महतो के साथ मेल नहीं खाती थी, कालांतर में वो छात्र आंदोलन के समय के ही साथी थे। वो लोग वो जयराम के पहले के पुराने छात्र नेता थे, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धांधली को लेकर वो पहले से चर्चा में रहते थे। जयराम महतो बिल्कुल एक नया उभार था। तो ऐसे में एक तो ईगो का क्लैश था कि हम पुराने नेता हैं, ये नया लड़का है, कल का ये बड़ा नेता बन जाएगा, तो ये सब चीजें भी थी। तो जयराम महतो के कई साथी अलग हुए। ये इस चुनाव में जयराम महतो का एक कैंडिडेट बीच चुनाव में पार्टी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गया, जबकि वो टिकट मिला था उसको। कल्पना सोरेन के खिलाफ गांधी में रिजवान क्रांतिकारी नाम के कैंडिडेट को खड़ा किया जयराम महतो ने, और वो चुनाव के बीच में शामिल हो गया। ऐसी भी चीजें हुई, लेकिन जयराम महतो कहते हैं अपने आप को कि मैं आधुनिक भगत सिंह। तो लोकसभा चुनाव के में जी मॉडर्न भगत सिंह। तो लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने कई जगह पर कैंडिडेट खड़े किए और खुद तो तीसरे नंबर पर आए थे गिरिडीह पर, 3,45,000 वोट आए उनको, और 2 विधानसभा क्षेत्र में उनको बढ़त भी थी, गोमिया में और डुमरी में अभी जीत गए। इसके अलावा रांची से उनका एक कैंडिडेट खड़ा था जो 1,45,000 के आसपास वोट लाया। संजय मेहता नाम के कैंडिडेट हजारीबाग से जो 1,57,000 वोट लेकर आए थे, बाद में वो अलग हो गए। तो ये सब बिल्कुल नए चेहरे थे, यानी इतने मत आ गए, ये सब बिल्कुल नए चेहरे थे कि राजनीति के पुराने खिलाड़ी थे? नहीं, बिल्कुल नए चेहरे थे। संजय मेहता तो खैर एक चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन जयराम महतो का ये जो असर था, जो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो कुर्मी हार्टलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका, और कोल्हान का जो स्वर्णरेखा दामोदर का जो इलाका है, यही कुर्मी हार्टलैंड हम लोग कहते हैं। और ये कुर्मी हमारे तरफ, मतलब आपकी तरफ जो कुर्मी है बिहार की तरफ, वो कुर्मी है। ये अपने आप को कुर्मी कहते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग टोटमिक कुर्मी है, टोटेम फॉलो करते हैं, वही परंपराएं वही रीति रिवाज है जो आदिवासी जिनको मानते हैं। और ये नहीं है, नहीं, ये अपने आप को आदिवासी कुर्मी कहते हैं। और ये कहते हैं कि 1951 से पहले जनगणना में भी हमको आदिवासी का दर्जा प्राप्त था, यानी अंग्रेजों ने जब जनगणना जब कराई तो हमें आदिवासी की सूची में रखते थे, हमें शत्रु ट्राइब की सूची में भी रखा था। लेकिन जैसे सरकार बनी, भारत की नई सरकार आजादी के बाद, इन्होंने हमको बाहर कर दिया। और ये करीब 70 सालों से ज्यादा समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि महतो को भी आदिवासियों की सूची में शामिल किया जाए। झारखंड में महतो जाति सीएनटी में शामिल है, यानी महतो की जमीन आप खरीद नहीं सकते, जैसे आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते, वैसे आप महतो की जमीन भी नहीं खरीद सकते। अच्छा, लेकिन ट्राइबल स्टेटस उनको नहीं मिला है। इनका कहना है कि हमको ट्राइबल स्टेटस मिलेगा तो हमको नौकरियों में फायदा होगा, विधानसभाओं में जो आरक्षित सीटें हैं वहां हम चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आदिवासी भी इनकी मांग का विरोध कर रहे हैं, तो एक अलग मुद्दा है। आंदोलन चलता रहता है कि कुर्मी कहते हैं कि मैं यहाँ स्थिति में हूँ, मुझे शामिल कर दीजिए, ये आंदोलन चलते रहते हैं। चलता 3 राज्यों में अभी व्यापक आंदोलन चल रहा है, झारखंड में, बंगाल में और उड़ीसा में। इन 3 राज्यों के कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं कि हम आदिवासी का दर्जा हमको दिया जाए। और भाजपा के खिलाफ जो अभी कुर्मी नाराज हो गए हैं लोकसभा चुनाव में और अभी विधानसभा चुनाव में जो असर दिख रहा है, वो सिर्फ इसीलिए है कि अर्जुन मुंडा यहाँ के थे, जनजातीय कल्याण मंत्री थे, उन्हीं के विभाग को दर्जा भी देना था लेकिन नहीं दिया। इन सब बातों को लेकर भी कुर्मी नाराज है, खासतौर पर अर्जुन मुंडा से। लोकसभा के चुनाव में उनकी हार को हम लोग देख सकते हैं इसी संदर्भ में, और विधानसभा के चुनाव में उनकी पत्नी जो हार गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सब कारण रहे हैं। तो जयराम महतो जब लोकसभा चुनाव में वोट लेकर आए, अच्छी खासी संख्या में खुद भी लाए, उनके दोस्त भी लाए, तो उनके मन में विचार आया कि अब एक राजनीतिक दल बनाया जाए प्रॉपर। तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एक पार्टी रजिस्टर कराई, चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और चुनाव चिन्ह मिला कैंची। इस कैंची को लोगों ने
इस कैंची को लोगों ने बड़ा ये उपहास उड़ाया कि ये कैंची सिर्फ काटेगी, जी। बनाएगी कुछ नहीं। और खास करके बीजेपी ने भी इसको बहुत हल्के में लिया। लेकिन जमीन पर जो लोग थे, लोग दावे कर रहे थे कि अच्छा प्रदर्शन होगा, कुछ सीटें जीत भी सकती है जयराम महतो की पार्टी। तो भाजपा ने आजसू के साथ जाना बेहतर समझा। आजसू भी कुर्मी पॉलिटिक्स ही करती है और सुदेश महतो एक बड़े स्थापित नेता है। तो भाजपा को ये लगा कि नहीं, इस चुनाव में चूंकि हमने काफी मेहनत की है, हमने डेमोग्राफी, घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए हैं और इसमें सुदेश महतो के साथ 2019 के चुनाव में समझौता बीजेपी का नहीं था, तो कई एक दर्जन सीटों पर दोनों को मिलाकर जो वोट आए थे वो जीतने वाले से ज्यादा थे। तो भाजपा उसी पुराने ट्रैक पर रह गई। जमीन पर जो स्थितियां बदल रही थी वो भाप नहीं पाई। जयराम महतो अलग चुनाव लड़े और अभी आप देख रहे हैं करीब 15 ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए को जयराम महतो ने सीधे सीधे हरा दिया और कई जगहों पर तो उनके उम्मीदवार 70,000 से ज्यादा वोट लाए हैं। तो सोचिए, और अगर ये मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन का जो प्रभाव नहीं होता इस चुनाव में, इस कारण इंडिया ब्लॉक के वोट कम ले पाए जयराम महतो, क्योंकि उस तरफ एक लहर चल गई थी और महिलाएं खासकर तौर पर इंडिया ब्लॉक की तरफ ज्यादा वोट कर रही थी। नहीं तो अगर सामान्य परिस्थितियों में चुनाव होता तो जयराम महतो कम से कम आधा दर्जन विधायक जीता कर लाते। अच्छा, लेकिन चूंकि एकदम शर्तिया, क्योंकि आप अगर चुनाव विश्लेषण करेंगे तो सीटों की संख्या में जितने वोट उनको आ रहे हैं, अगर इंडिया ब्लॉक के वोट इंटैक्ट नहीं रहते, और दो ही कारण से इंटैक्ट रहे, एक तो मैया सम्मान योजना की वजह से पहले चरण के चुनाव के ठीक एक दिन पहले पैसा आ गया खाते में और उन्होंने घोषणा कर दी कि चुनाव जीतेंगे दिसंबर से वो पैसा बढ़कर 2,500 रुपए हो जाएगा, जो भी 1,000 रुपए है। तो इन सब का इम्पैक्ट पड़ा और कल्पना सोरेन एक नई नेता के रूप में उभरी, उनका एक अलग चार्म है, अलग आकर्षण है, तो उनकी वजह से महिलाओं के काफी वोट उनकी तरफ गए और इंडिया ब्लॉक के वोट कटने से बच गए। नहीं तो ये दोनों तरफ के वोट कटते और जयराम महतो इस चुनाव में किंग मेकर बने हुए नजर आते हम लोगों को। लेकिन अगले चुनाव में मुझे पक्का यकीन है कि जयराम महतो बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका में आपको दिखाई दे। तो आप ये बताइए आनंद जी, जयराम महतो खतरा किसके लिए है? जेएमएम के लिए खतरा है कि बीजेपी के लिए खतरा है? क्योंकि बीजेपी के लिए बीजेपी को जो सदमा लगा है, उबर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उनके पास जो नेता हैं और उनकी जो उम्र है वह बहुत लड़ने लायक भी नहीं है। चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, चाहे अर्जुन मुंडा की बात कर ले, चंपाई सोरेन की बात कर ले। चंपाई सोरेन को तो कुछ मिला नहीं, यदि उधर रहते तो शायद बेटे को भी टिकट उधर से मिल गया होता और वह भी विधायक बन जाता, खुद भी मंत्री बनते। तो यह जयराम जो है वह खतरा किसके लिए ज्यादा अधिक है? देखिए, जयराम महतो इस चुनाव में तो दिख गया कि एनडीए के लिए खतरा थे और उन्होंने एनडीए को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आने वाले चुनाव में ये चुनौती जरूर बनेंगे और ये दोनों पक्षों के लिए बनेंगे। ये बीजेपी के लिए बनेंगे और जेएमएम कांग्रेस के लिए भी बनेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि अगले चुनाव में इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि भाजपा के पास जो कुर्मी वोट बैंक था सुदेश महतो के जरिए, वो तो अब शिफ्ट हो गया जयराम महतो की तरफ। तो भाजपा को इस बात पर विचार करना होगा कि सुदेश महतो के साथ अब दोस्ती रखी जाए या नया दोस्त जयराम महतो जो है इसको बनाया जाए, क्योंकि ये युवा है, ऊर्जावान है, आक्रामक है। सुदेश महतो अपनी आक्रामकता खो चुके हैं, लंबे समय से राजनीति करते हुए राजनीति के ढर्रे पर उठल गए हैं, तो उनमें अब वो जोश नहीं बचा। 50 के आसपास उनकी उम्र होने चली है, तो उनमें वो जोश, वो ऊर्जा नहीं बची। संगठन के तौर पर भी अब आजसू में कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस या ऊर्जा या जोश नहीं दिखाई देता। एक परिवार के आसपास ही सिमट कर रह गई वो पार्टी। जयराम महतो बिल्कुल युवा है और बिल्कुल जिस तरह का उनको आप देखेंगे, कभी गाड़ियों के बोनेट पर खड़े होकर भाषण देते हैं, उनको आज तक मंच पर आप भाषण देते नहीं देखेंगे। स्कॉर्पियो की छत पर खड़े, हाँ, स्कॉर्पियो की छत पर खड़े होकर भाषण देते हैं, गाड़ियों के बोनेट पर खड़े होकर भाषण देंगे, छत से कूद जाएंगे। तो उनका जो युवाओं को लुभाने का एक जो अपना अलग स्टाइल है वो काफी पसंद आता है यहाँ के लोगों को। और सिर्फ कुर्मी ही नहीं, दूसरी जमात के लोग भी उनसे जुड़े हैं, आदिवासी युवा भी उनसे जुड़े हैं, मुसलमान भी उनसे जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद एक बड़ा क्षेत्रीय दल अगर कोई बनने जा रहा है तो वो जयराम महतो का ही दल बनने जा रहा है। तो ये हम मान लें कि अब सुदेश महतो अंत की ओर बढ़ चले? मुझे ऐसा लगता है जयराम, अब सुदेश महतो को अपनी राजनीतिक धारा पर एक बार विचार करना पड़ेगा कि आज की तारीख में वो कहाँ खड़े हैं। सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए हैं। उनकी पार्टी का एकमात्र विधायक जीता है, वो 200 कुछ वोट से जीता है जी। तो मांडू से, और बाकी जी मांडू से।
हम्म। तो वो भी बहुत मुश्किल से, आप देखिए 200 वोट से कोई जीत नहीं होती है। अगर 200 वोट जी। जयराम की पार्टी को मिल गए तो जीत गए, तो उनको 71,000 ज्यादा वोट आया है जयराम की के उम्मीदवार। जी। हम्म। तो अब ये देखना होगा कि क्या सुदेश महतो को, बाबूलाल मरांडी ने एक पार्टी बनाई थी जब बीजेपी छोड़ी थी उन्होंने, उन्होंने भी एक झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक बनाया। 2009 बिल्कुल। का चुनाव लड़े थे तो 11 विधायक जिता कर लाए थे। हम्म। उसके बाद 2014 में 8 विधायक जिता कर लाए। भाजपा ने 6 विधायकों को तोड़ लिया था। और 2020 में बाबूलाल मरांडी को पार्टी वार्टी छोड़ के विलय करना पड़ा बीजेपी में। मुझे लगता बिल्कुल। है कि अब धीरे धीरे सुदेश महतो के लिए भी वही हालात बनते जा रहे हैं। और लेकिन आप हमें एक बात बताइए आनंद जी, देखिए चलिए यह तो जी ठीक है, जयराम महतो और राजनीति। देखिए हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, संसाधन की कोई कमी नहीं, रेवड़ी बांटा ही उन्होंने, और ऊपर से लड़ाई थी बीजेपी के साथ, जहां हेमंत बिश्व शर्मा उतार दिए गए थे, शिवराज सिंह चौहान उतार दिए गए थे। संसाधन की कमी का सवाल ही नहीं था दोनों पक्षों में। और देखिए यदि हम बिहार के संदर्भ में देखते हैं, जो बिहार में तीसरी ताकत के रूप में सामने आए हैं प्रशांत किशोर, वह जी सभी को कह रहे हैं हम उम्मीदवार अच्छे देंगे, गरीब को भी देंगे, आपको संसाधन की चिंता नहीं करनी है, पैसे की चिंता नहीं करनी है। तो खैर प्रशांत किशोर का अपना इतिहास है, प्रशांत किशोर ने इतना कमाया है और उनकी मदद करने वाले लोग इतने हैं कि शायद उन्हें पैसा न घटे। लेकिन जयराम महतो उम्र 29 साल, और आप जिस तरीके की कहानी बता रहे हैं कि भाई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी कोई ऐसी नहीं है, आर्थिक पृष्ठभूमि भी नहीं है, लेकिन इतने बड़े लड़ाके हैं। लेकिन चुनावी खर्चे को आप भी समझते हैं, और आपने ही कहा कि बिल्कुल नए नए उम्मीदवार जो चुनावी महंत नहीं है उन्हें लड़ाया गया। तो जयराम महतो के पास पैसा कहां से आ रहा है चुनाव लड़ाने के लिए, और चुनाव में कितना खर्च होता है यह तो हम और आप जानते हैं। मुझे तो यह पता है कि बिहार से ज्यादा महंगा चुनाव झारखंड में होता है। हमने देखा एक लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी वो कितना करोड़ खर्च कर रहे थे, कोई कहता है 100 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, कोई कहता है 120 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। जयराम महतो के पास पैसे कहां से आ रहे हैं? देखिए, एक तो जयराम महतो उस लेवल का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उस जी। तरह का नहीं कर रहे हैं जैसा राष्ट्रीय पार्टियां या बड़े उम्मीदवार करते हैं। जी। दूसरा, उनको पैसा जनता से आ रहा है। उनके जैसा जयराम महतो बताते हैं, वो जहां जाते हैं, उनका कहना था पिछले जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे कि जो गांव के लोग माला पहनाते थे उस माला में पैसे गूंथ कर उनको देते थे, और एक दिन में 70,000 80,000 लाख लाख रुपए तक उनको 10,000 10 100 50 100 500 के नोट के रूप में मिल जाते थे। तो जी। जो क्राउड उनके पीछे है, जी। वो उनको थोड़ी थोड़ी करके भी इतनी मदद कर देता है कि वो एक बड़ी राशि बन जाती है। और हर लेकिन जगह यही स्थिति है। उतने पैसे मात्र से राजनीति नहीं होती है, चुनाव नहीं होता है, यह तो हम और देखिए, आप समझते हैं। हम जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, हम लोग उन नेताओं के बारे में या उन पार्टियों की बात कर रहे हैं जो एक बंधे बनाए ढर्रे पर चुनाव लड़ते हैं कि मंडल अध्यक्ष को इतना दे दो, बूथ अध्यक्ष को इतना दे दो, बूथ पे बैठने वाले को इतना दे दो। लेकिन जी। जहां भूखे पेट आपके पीछे लोग भागने के लिए तैयार हों, वहां पैसा मायने नहीं रखता। जब लोग आपके दीवाने हों, तब पैसा जी। मायने नहीं रखता। हम्म। फंडिंग की बातें होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई कहता है कि बीजेपी ने फंड किया था, बीजेपी की हालत हमने देख ली, अगर फंड किया होता तो ये हालत में नहीं होते। कुछ लोग बिल्कुल। कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खड़ा किया था। लेकिन हम्म। जिस तरह की लोकप्रियता और जिस तरह का वोट बैंक है, कुर्मी जयराम महतो का भी वोट बैंक है, कुर्मी जेएमएम का भी वोट बैंक है, क्योंकि जी। जेएमएम को महतो और मांझी की पार्टी ही कहा जाता है, यानी महतो और आदिवासी की पार्टी। तो जी। कौन ये जोखिम लेगा उसको फंड करके? तो मुझे हम्म। लगता है, और चुनाव लड़ते समय बहुत लोग ऐसे होते हैं जो स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ या उनको हराने के लिए भी फंडिंग कर देते हैं। तो और हम्म। कोयला क्षेत्र है, आपको पता है, कोयला क्षेत्र जी। में बहुत अलग तरह की राजनीति भी चलती है। मजदूरों हम्म। की राजनीति अलग चलती है, ठेकेदारों की राजनीति अलग चलती है, कोल माफियाओं की माफिया राजनीति की अलग चलती माफिया की राजनीति है। अलग होती है। जी। तो अब पैसा का स्रोत, हम लोग तो अगर उस तरह का कोई स्रोत होगा तो उसके बारे में निश्चित नहीं, क्योंकि वो सभी राजनीतिक दलों को मिलता है। जी। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो जयराम महतो की लोकप्रियता है, जिसके सहारे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि हम्म। सरायकेला में जहां चंपई सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार उन्होंने दिया था, वो हम्म। उम्मीदवार भी 40,000 वोट ले आया बिना किसी प्रचार के। अच्छा। अब 40,000 वोट विधानसभा के चुनाव में, जहां एक पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, हम्म। वहां ले आना मुझे बड़ा आश्चर्यचकित किया, जो कि घनघोर आदिवासी बेल्ट है। हम्म। तो आप उनकी लोकप्रियता क्या को समझ सकते हैं कि किस कदर वो लोकप्रिय भी हैं। तो तो क्या मुझे आपको लगता है कि लगता है, फंड। जी चलिए जी। फंडिंग की बात हो, क्या आपको लगता है मतलब अकेले अकेले जीते हैं और अगले 5 साल जिन्हें उन्होंने लड़ाया वो नेता तो बन गए, किसी ने 40,000 वोट लाया, किसी ने 30,000 लाया, किसी ने 70,000 लाया, या फिर कम अधिक जो भी है,
तो 5 साल अकेले और स्पष्ट मैंडेट है। जयराम महतो की जरूरत न हेमंत सोरेन को है और न जयराम महतो के लेने देने से बीजेपी का कोई काम बनता बिगड़ता है। ऐसे में जयराम महतो अगले 5 साल के बाद ही चुनाव होगा, क्या अपनी लय बनाए रख पाएंगे? इतना लड़ने का मादा है और इतने लंबे संघर्ष के खिलाड़ी हुए हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी तो हैं, और दूसरा जो, अगर वो चुनाव हार जाते तो हो सकता था कि धीरे-धीरे वो संगठन बिखर जाता। लेकिन चुनाव जीत चुके हैं और जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में उनके लिए संभावनाएं बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो वो नहीं। और आप झारखंड का इतिहास देखेंगे, बिहार जब एक था तब भी हर 20-25 साल में एक कुर्मी नेता पैदा होता है। आप देखेंगे निर्मल महतो थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब स्थापना हुई थी। निर्मल महतो के पहले विनोद बिहारी महतो थे। उसके बाद निर्मल महतो के भाई सुधीर महतो थे, और उधर के इलाके में टेकलाल महतो और शिवा महतो, मथुरा महतो, उसके बाद जगन्नाथ महतो, फिर सुदेश महतो, फिर तो अब जयराम महतो ने वो टेक ओवर किया। तो 10-12 साल, 15 साल में एक नया कुर्मी नेता उभरता है। तो 10-12-15 साल उसका टेन्योर रहता है। और कुर्मी चूंकि आक्रामक राजनीति को पसंद करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि जयराम महतो आने वाले चुनाव में तो बहुत प्रासंगिक रहेंगे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी। चलिए, तो देखिए, आप कह रहे हैं कि कुर्मी आक्रामक राजनीति को पसंद करता है। देखिए, आदिवासियों की अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, यह तो हम और आप समझते हैं। कुर्मी की आर्थिक स्थिति वहां क्या है और वह कितने समृद्ध हैं या गरीब हैं, इसके बारे में कुछ आप देखिए, बताएं। कुर्मी झारखंड में भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में बिहार में है। लैंड उनके पास है। अच्छा, लैंड है उनके पास। लैंड है सब, मतलब लैंड तो उनका। अभी जब अर्जुन मुंडा की सरकार थी 2013 में, जब महतो को सीएनटी में डालकर जमीन बेचने से रोक लगा दी गई, नहीं तो उसके पहले तो कुर्मी राजा हुआ करते थे। इतनी अच्छा। जमीनें उनके पास। हाँ, हाँ। तो जमीन उनके पास बहुत है। तो संपत्तियां उनके पास बहुत है, तो अपनी जमीन बेच नहीं सकते, तो उस पर कुछ ना कुछ बना दिया, कहीं मॉल बना दिया, कहीं कुछ कर दिया। खेती की जमीन काफी है, तो खेती अच्छी खासी हो जाती है उनके पास। तो कुर्मी एक राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी एक मजबूत जाति है। और दूसरा, 15% के आसपास झारखंड में आबादी है। हालांकि वो क्लेम तो करते हैं कि हम बहुत ज्यादा है, 20-25% है, लेकिन हकीकत है कि 15-16% की आबादी है। तो एक बड़ी ताकत भी है वो जाति तौर पर भी। तो कुर्मी एक बड़ा फोर्स है। करीब विधानसभा की करीब 26-28 सीटें ऐसी है जहां कुर्मी रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। विधानसभा के भी 4-5 सीटों पर वो करते हैं। तो ताकत तो है और आर्थिक रूप से भी समृद्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि उसके पास एक भी कुर्मी नेता नहीं, एक भी और कुर्मी इसलिए नहीं। एक भी कुर्मी नेता नहीं है, और इसलिए उनको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। इस बार सुदेश महतो का सहारा लिया, वो नहीं साबित हुए उनके लिए काम के। मुझे लगता है कि अगली बार भाजपा कुछ नई रणनीति बनाएगी। हो सकता है जयराम महतो को अपने पाले में लाने की कोशिश करे, और तब सुदेश महतो की राजनीति का क्या होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बयान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो सुदेश रहेंगे या जयराम रहेंगे। तो अब एक देखना होगा कि नहीं, ये ठीक कहा। देखिए, हमने बीच में यह देखा था कि नीतीश कुमार भी कुछ कोशिशें कर रहे थे और इस कोशिश का ही परिणाम था कि खीरू महतो को, जो झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं शायद, उन्हें राज्यसभा भी भेजा था। लेकिन नीतीश कुमार ने फिर पैर खींच लिए वहां की कुर्मी राजनीति से, क्योंकि जो 2 सीटें मिली वहां उम्मीदवार बनाया गया सरयू राय को और राजा पीटर को। सरयू राय जीत गए, राजा पीटर हार गए। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार के लिए वहां की कुर्मी राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के लिए कोई जगह बनती है? देखिए, कोशिश करने से बन सकती है, लेकिन अभी जिस तरह स्थानीयता का जोर है, बाहरी भीतरी का शोर है, उसमें मुझे लगता नहीं कि बहुत संभावना है। लेकिन आप देखिए कि इस चुनाव में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि बिहार की पार्टियों ने भी सीटें जीती, जो 2014 और 2019 में नहीं जीती थी। 2009 तक तो बिहार की पार्टियां चुनाव जीतती, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल जैसा दल जो है वो 4 सीटें जीत लाया। बिल्कुल। 7 सीटों पर खड़ा हुआ था और 4 सीटें जीत लाया। एलजेपी रामविलास एक सीट जीत गया, जेडीयू एक सीट जीत गया। तो आप देखिए कि झारखंड के चुनाव में इस बार बिहार की पार्टियों ने भी अपना हिस्सा लिया है। ये 2014 और 2019 में नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब बिहार के जो दल हैं, जो जदयू है, जो लोजपा है, जो राजद है, यहाँ और अगर मेहनत करें तो संभावनाएं बन सकती है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इसी दिशा में पहले सोच रहे थे, फिर मुझे लगता है कि अब जबकि सरयू राय चुनाव जीत गए हैं, मुझे लगता है कि अब थोड़ा नीतीश कुमार इस पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है अगले चुनाव में कुछ कर पाएंगे बेहतर। लेकिन अभी बिहार का खुद का चुनाव है, तो वहां क्या स्थिति बनती है। उनकी सेहत भी है, कब तक लड़ेंगे, कहां तक लड़ेंगे। उम्र भी चलिए, हो गई काफी। जी, झारखंड डायरी में आज हमने समझने की कोशिश की कि झारखंड में
तेजी से उभरता जयराम महतो, उनकी क्या असली पहचान है, असली कहानी क्या है और क्या वे आगे चलते रहेंगे या रुक जाएंगे? आनंद कुमार ने कहा कि नहीं, देखिए आगे अभी संभावनाएं हैं, सुदेश महतो का अंत हो सकता है, लेकिन जयराम महतो अभी योद्धा बने हुए हैं और उनकी चर्चा झारखंड चुनाव के बाद हेमंत सोरेन से कहीं कम नहीं है। तो झारखंड डायरी में हम झारखंड की कहानियों को लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। धन्यवाद आपका।